कि वीज़ा एप्लीकेशन के दौरान उसको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। वीज़ा एप्लीकेशन फिल करते हैं तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें का ख्याल रखना होता है। जो स्टूडेंट्स वीज़ा एप्लीकेशन फाइल करते हुए जो कॉमन मिस्टेक करते हैं, कौन सा वीज़ा अप्लाई करें तो कितना प्रोसेसिंग टाइम लगेगा, तो आपने कुछ भी एम्बेसी से छुपाना नहीं है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम सबका नई वीडियो में। तो आज की वीडियो की टॉपिक है स्टेप बाय स्टेप वीज़ा एप्लीकेशन गाइड फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट, जो मेरी सीरीज़ चल रही है सितंबर इनटेक और मई इनटेक के स्टूडेंट्स के लिए। तो इस वीडियो का थर्ड पार्ट है। तो इस वीडियो में मैं ये वीडियो डेडिकेटेड होगी कि कोई भी स्टूडेंट अगर वहाँ से स्टूडेंट अपना वीज़ा अप्लाई करता है तो उसको पता होना चाहिए कि वीज़ा एप्लीकेशन के दौरान उसको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ों से वो फेस करता है। तो इस वीडियो का जो टेबल ऑफ कंटेंट होगा, जिसमें हम साथ जो चीज़ें कवर करेंगे, पहली चीज़ तो होगी डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ यूपी स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस, और दूसरा होगा सेकंड पार्ट होगा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड देयर स्पेसिफिकेशन, एंड थर्ड पार्ट होगा कि टिप्स फॉर कंप्लीटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, के जब आप ऑनलाइन पोर्टल पे वीज़ा एप्लीकेशन फिल करते हो तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें का ख्याल रखना होता है। और दूसरा चौथी बात होगी गाइडेंस ऑन स्केड्यूलिंग बायोमेट्रिक, मतलब जब अपनी वीज़ा एप्लीकेशन आप फिल कर देते हो उसके बाद आपको बायोमेट्रिक के लिए जाना होता है, तो उसकी आप अपॉइंटमेंट बुक करते हो जारी के ऑफिस से, VFS ग्लोबल के वेबसाइट से। तो उसके बाद हम जिक्र करेंगे कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड के जो स्टूडेंट्स वीज़ा एप्लीकेशन फाइल करते हुए जो कॉमन मिस्टेक करते हैं या जिनके कंसल्टेंट ये कॉमन मिस्टेक करते हैं। सेकंड लास्ट होगा कि अंडरस्टैंड वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम, कि वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम को आपको समझ होनी चाहिए कि अगर आप कौन सा वीज़ा अप्लाई करें तो कितना प्रोसेसिंग टाइम लगेगा, या अगर आपकी कैटेगरी प्रायोरिटी है या स्टैंडर्ड है तो आपको कितना अप्रोक्सीमेटली टाइम लग जाएगा, या फिर अगर आपको NSF मेल आ गई, नॉट स्टेट फॉरवर्ड मेल आ गई है तो इसका क्या मतलब है, और इसका क्या मतलब है कि आपका वीज़ा लेट आएगा, क्या होगा। तो ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको काम का। लास्ट में होगा रिसोर्सेज फॉर एडिशनल सपोर्ट, कि अगर आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया तो आपको क्या क्या रिसोर्सेज हैं जो आप एडिशनल सपोर्ट ले सकते हैं, कि आपका वीज़ा कहाँ तक पहुँचा, क्या स्टेटस है, तो उसके लिए क्या क्या सपोर्ट अवेलेबल है यूके की वेबसाइट से पता कर सकते हैं। तो जैसा कि 2019 के बाद से PSW शुरू हुआ तो लोग यूके में आना शुरू हुए, तो लोगों को यूके का पता चला कि स्टूडेंट वीज़ा यूके का मेरा है और इतने का मेरा, तो लोग जो थे अपने यहाँ फीस शीस दे के कैश लेके वीज़ा अप्लाई करते थे। तो वीज़ा की दो कैटेगरी होती है पाकिस्तान से अगर आप अप्लाई करते हो, मैं पहले भी बता चुका हूँ और ये वीडियो डेडिकेटेड से मैं दोबारा बता देता हूँ। एक होता है स्टैंडर्ड वीज़ा और एक होता है प्रायोरिटी वीज़ा। सबसे पहले जो आप अपना फीस दे के कैश लेटर ले लेते हो अपना इंटरव्यू दे के, तो एंड पे आपका आ जाता है कैश लेटर लेके बैंक स्टेटमेंट और TB टेस्ट, ये तीन चीज़ें लेकर एडिशनल अगर कोई डॉक्यूमेंट होगा तो यूनिवर्सिटी आपको कैश लेटर में मेंशन कर देती है कि आपने एम्बेसी को ये दिखाना है। ठीक है, तो जब आपका कैश लेटर आ जाए तो आप अपना वीज़ा फाइल कर सकते हैं। तो जो आपके सबसे पहले आप ये करते हैं वो ये होता है कि आप अपनी पहले वीज़ा एप्लीकेशन फिल करते हैं, जिसमें आप अपना सारा कुछ मेंशन करते हैं, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, सारा डाटा फिल करते हैं। उसके बाद आप अपनी IHS फीस पे करते हैं। IHS फीस होती है इंटरनेशनल हेल्थ इंश्योरेंस सरचार्ज। तो इसमें होता है कि जो पहले IHS फीस होती थी वो थी 470 पाउंड पर ईयर, तो वो जब इंक्रीज़ हो के अभी रिसेंट इंक्रीज़ हुई है तो वो हो गया 775 पाउंड पर ईयर। तो आपकी जितने ड्यूरेशन की डिग्री होगी आपको उसके हिसाब से पर ईयर के हिसाब से पड़ता रहता है। अगर आपकी 1.5 साल की डिग्री है तो 1.5 को मल्टीप्लाई करते हैं 775 से, तो आपको इतना IHS फीस पर पे हो जाएगी। जब आप IHS फीस पे कर देते हैं आपके बाद उसके बाद ऑप्शन आता है पोर्टल पे वीज़ा एप्लीकेशन का। तो वीज़ा एप्लीकेशन आपको मैंने बताया कि दो तरह की होती है, एक होता है स्टैंडर्ड, एक होता है प्रायोरिटी। तो जो स्टैंडर्ड है उसकी फ़ीस है 500 पाउंड और जो प्रायोरिटी है उसकी एडिशनल 500 पाउंड होते हैं, तो आपको 1000 पाउंड आपका इस तरह लगता है। तो एडिशनल में ये होता है कि अगर आप नॉर्मल वीज़ा फाइल करते हैं तो आपका 3 से 3 to 4 वीक्स में आता है, और अगर आप प्रायोरिटी वीज़ा करते हैं तो आपका 1 to 2 वीक्स में आता है, हो सकता है आपका उसी वीक में आ जाए। तो यह है कि पिछले साल से एक नई चीज़ आई थी कि NSF मेल क्या होती है। तो NSF मेल का आपको मैं बताऊं कि NSF मेल होती है नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड केस, मतलब अगर आप एम्बेसी को आपको लगे कि आपका केस जो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, मतलब आपको उनको थोड़ा फाइल देखनी पड़ रही है, तो वो आपको नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड ईमेल कर देते थे। लेकिन पिछले साल ये होता कि जब डिपेंडेंट बंद हो गए, मई इनटेक पिछले साल जनवरी में इन्होंने कह दिया कि डिपेंडेंट बंद हो जाएंगे, तो सितंबर में और मई इनटेक में ऐसा रश पड़ गया कि लोगों ने वीज़ा जल्दी अप्लाई करना शुरू कर दिया कि जनवरी इनटेक से पहले पहले जाए। तो रश हो गया था, जिसकी वजह से हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को, इवन के वर्क वीज़ा वालों को भी NSF मेल आती थी। वो कहते थे कि हम एम्बेसी में बर्डन ज़्यादा है तो हम इसको फाइल्स को देखेंगे फिर करेंगे, तो तब NSF मेल का नहीं पता चलता था। तो NSF मेल मुझे भी आई थी और मेरे एक दोस्त को भी आई थी। अनफॉर्चुनेटली उसका जो वीज़ा था वो लेट हो गया, उसकी जो लास्ट डेट ऑफ अराइवल थी वो गुजर चुकी थी। तो NSF मेल का बाय लक होता है कि अगर आपका NSF मेल के बावजूद भी कभी वीज़ा जल्दी आ जाता है, कभी NSF मेल के बावजूद भी जल्दी नहीं आता। तो आपको मैंने बता दिया रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या होते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में आपका कैश लेटर हो जाता है, बैंक स्टेटमेंट हो जाती है, आपका TB टेस्ट हो जाए, ये 3 डॉक्यूमेंट तो आपके मस्ट हैं। और उसके बाद कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट हो गया जैसे डिग्री ट्रांसक्रिप्ट
वो जो है कंसल्टेंट आपको गाइड कर देता है। वैसे मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप बेशक सारा प्रोसीजर खुद ही कर रहे हैं, तो ये जो वीज़ा एप्लीकेशन है ये अपने किसी कंसल्टेंट से करवा लें या किसी कंसल्टेंट के पास जाएँ, वो आपसे 10 से 15,000 लेंगे, 10 to 15,000, और आपका वीज़ा एप्लीकेशन फिल कर देंगे, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस भी होता है। और ये है कि अगर आपने हल्की सी भी गलती कर दी, कोई डाटा गलत दे दिया, तो आपका वीज़ा रिजेक्ट भी हो सकता है। और रिजेक्ट मतलब कि यूके में रिजेक्ट तो नहीं होता, लेकिन अगर इन केस अगर हो भी जाए तो वो आपका लेट आ जाता है, NSF मेल आ जाती है। वो अगर आपने अपनी कोई रिफ्यूज़ल हाइड की होगी तो उसका भी रिस्क होता है, तो आपने कुछ भी एम्बेसी से छुपाना नहीं है। आपने जो इसके बाद जो आपने सारी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर देना है। आपने IHS फीस पे कर दी, आपने वीज़ा एप्लीकेशन फीस पे कर दी, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप प्रायोरिटी करना, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो आप स्टैंडर्ड वीज़ा पे भी कर सकते हैं। जब अपना वीज़ा अप्लाई कर देते हैं तो आपको अब बायोमेट्रिक करनी होती है। अब पाकिस्तान में यह है कि बायोमेट्रिक करने के लिए हमें जाना पड़ता है जारी की ऑफिस, VFS ग्लोबल की वेबसाइट है, और वो जारी जो है VFS जो है वो एक कोरियर कंपनी, जैसे कोई TCS या कोई कोरियर कंपनी होती है जिसका काम होता है कि हमारा पासपोर्ट कोरियर करके यहाँ पहुँचाना है जिधर भी इनकी एम्बेसी है। कोरियर जो VFS है वो वीज़ा नहीं लगाती, वो सिर्फ एक कोरियर कंपनी है, तो उनकी बायोमेट्रिक बुक करनी होती है। हम वहाँ जाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट सारे स्कैन करते हैं। अब इसमें एक चीज़ होती है कि जब बायोमेट्रिक बुक करते हैं तो उसमें ऑप्शन होता है कि आपने डॉक्यूमेंट अपने खुद स्कैन किए वीज़ा एप्लीकेशन करते हुए आपने अपलोड करने हैं, या जब बायोमेट्रिक करने जाएंगे तो आप वहाँ पे स्कैन करेंगे। तो ये भी डिपेंड करता है। जब ये NSF मेल आती है, लोग कहते थे कि जो वहाँ डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं उनको NSF मेल आती है, कुछ कहते थे जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करें उनको स्कैन आती है। तो आपने जब VFS के लिए जाना है तो आप पे डिपेंड करता है कि आप डॉक्यूमेंट खुद ही स्कैन करें या उधर करें, तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे उससे। और दूसरा कॉमन मिस्टेक ये होती है कि लोग जो है बायोमेट्रिक जो है वो पेड ले लेते हैं। उनको ये आइडिया नहीं होता कि जो VFS की बायोमेट्रिक होती है, सिवाय मीरपुर के पाकिस्तान में 4 हैं, लाहौर, कराची, थर्ड मीरपुर, और फोर्थ मेरे ख्याल से रावलपिंडी है शायद, तो कंफर्म नहीं, लेकिन मैंने तो अपना लाहौर से किया था। तो ये कि लोगों को पता नहीं होता कि बायोमेट्रिक अगर आप 1 हफ्ते की बात की या 3-4 दिन की बात की करें तो आपको जो बायोमेट्रिक की डेट है वो फ्री में मिलती है, लेकिन अगर आप 1-2 दिन बाद की लेंगे तो आपको पेड मिलती है। मीरपुर में मैंने सुना है कि 55 पाउंड में मिलती है, उसमें क्योंकि VIP लॉन्च होता है, बाकी सारी चीज़ें होती हैं, तो आपने वो चीज़ें नहीं लेनी। आपने बायोमेट्रिक जो है वो 3 से 4 दिन की बात के लिए, ताकि आपको फ्री पड़े। और दूसरा कॉमन मिस्टेक ये होती है कि लोग उसमें अपना डाटा गलत फिल कर देते हैं, या अपने वीज़ा एप्लीकेशन के दौरान कॉमन मिस्टेक लोग ये करते हैं कि लोग अपनी रिफ्यूज़ल हटा देते हैं, या अपनी कोई ऐसी चीज़ होती है जो एम्बेसी को शो करनी होती है वो शो नहीं करते। क्योंकि अगर आपने जो चीज़ यूनिवर्सिटी को बताई है कि मेरी रिफ्यूज़ल नहीं है, तो अगर आप एम्बेसी को भी आपने वही सच बताना। अपने एम्बेसी से कोई भी चीज़ आपने नहीं छुपानी हो, कोई भी फेक डॉक्यूमेंट या कुछ भी आपने नहीं लगाना, क्योंकि अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट फेक निकल आई तो आपको 10 साल का बैन भी पड़ सकता है। तो ये है कि लोग कहते हैं कि बैंक स्टेटमेंट फेक चल जाती है, यार पहले किसी की चल जाती होगी, लेकिन जब मैं यहाँ यूके में तो मुझे पता चला है कि यहाँ पे लोग हर एक की लक होती है। अगर आपको किसी ने कह दिया कि यार बैंक स्टेटमेंट कुछ नहीं होता, और अगर आपको कुछ हो गया, क्योंकि अगर एम्बेसी जो रैंडम चेक करती है बैंक स्टेटमेंट, तो अगर आपकी फेक निकल आई तो आपको 10 साल का सीधा बैन है। और अगर आप यूके से बैन हुए, और ये 10 साल का जो बैन होता है परमानेंट होता है, मतलब ये 10 साल बाद दोबारा आपको रिजेक्ट कर देते हैं कि आपने फेक डॉक्यूमेंट लगाया था। और अगर आपको यूके से रिजेक्शन मिल गई तो आप कहीं भी दुबई वगैरह में भी अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपको मसला आएगा। तो बेहतर है कि आप झूठ ना बोलें, जो अपने रियल डॉक्यूमेंट के साथ अप्लाई करें। उसके अलावा मैंने आपको बताया, प्रोसेसिंग टाइम बता दिया आपका वीज़ा क्या कि स्टैंडर्ड जो है वो 3 से 4 हफ्ते में आ जाता है, और जो प्रायोरिटी है वो 1 से 2 हफ्ते में आ जाता है, कभी कभी 1 हफ्ते के अंदर भी आ जाता है। तो ये डिपेंड करता है, कभी कभी स्टैंडर्ड वालों को जल्दी आता है, कभी प्रायोरिटी वालों का भी लेट आता है, तो सब कुछ लक पे डिपेंड करता है। उसके बाद रिसोर्सेज की बात करूँगा कि रिसोर्सेज फॉर एडिशनल सपोर्ट क्या है। अब बात यह है कि आपने VFS को अपना पासपोर्ट जमा कराया, अपना डॉक्यूमेंट स्कैन कराया, अपना बायोमेट्रिक कराया, फोटो खिंचवाए, उसके बाद VFS के हाथ में कुछ भी नहीं है कि आपका वीज़ा जल्दी ले आए, या VFS के ऑफिस बार बार जाएं कि मेरा वीज़ा आया कि नहीं आया। आपको जो भी मेल आएगी, मैंने आपको बताया कि एक आपको कलेक्शन मेल आती है, डिस्पैच मेल आती है सबसे पहले, कि आप जब अपना बायोमेट्रिक करके आते हैं तो आपको डिस्पैच मेल आती है कि आपका जो पासपोर्ट है वो डिस्पैच हो गया। उसके बाद अगर आपका वीज़ा आना हो, तो अगर आपको NSF मेल आनी है तो UKVI की तरफ से आपको डायरेक्ट आती है। उसके बाद VFS में कभी कभी आपका वीज़ा आ गया तो हो सकता है आपको BRP मेल ना आए। BRP मेल है बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट मेल, मतलब जिसमें पता चलता है कि आपका वीज़ा लग गया है नहीं लगा। तो VFS के हाथ में वो नहीं होता, वो डायरेक्ट आपको UKVI की तरफ से आती है। जो VFS है वो सिर्फ आपको ये बताती है कि आपका पासपोर्ट वापस आ गया है, आप कलेक्शन करने के लिए आ जाते हैं, तो उसको कहते हैं कलेक्शन मेल। तो डिस्पैच मेल सबसे पहले आती है जब आपका पासपोर्ट चले जाता है, उसके बाद आपको जो भी मेल आनी है आपको UKVI की तरफ से आनी है, और VFS की तरफ से दूसरी मेल तब आनी है जब आपका पासपोर्ट वापस पाकिस्तान में आ जाएगा कलेक्शन के लिए। तो दूसरा ये कि अगर आप पूछना चाहें कि मेरा स्टेटस क्या है, मेरा वीज़ा एप्लीकेशन
कहाँ तक पहुँचा है, तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट ऑफ यूके की वेबसाइट पर जाना पड़ता है, आपको पेड इंक्वायरी करना पड़ता है। पेड इंक्वायरी आपकी पेड होती है, उसमें पैसे कटते हैं कुछ, तो उसमें होता है कि आपका वो स्टेटस बता देते हैं। वो पेड इंक्वायरी भी सिर्फ आपका स्टेटस बताती है कि आपका वीज़ा एप्लीकेशन में जो आपका कैश आपको इशू है वो यूज़ हो चुका है या नहीं हुआ। मतलब अगर आपका वीज़ा इशू हो तो मतलब ये होता है कि आपका जो कैश है वो यूज़ हो चुका हुआ है। जब आप एक दफ़ा अपने डॉक्यूमेंट जमा करा दें, वीज़ा एप्लीकेशन ऑनलाइन फिल करते हैं और अपने बायोमेट्रिक करें, बायोमेट्रिक के बाद से आपका प्रोसेसिंग टाइम शुरू होता है और आप पेड इंक्वायरी के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते, आप सिर्फ वेट ही कर सकते हैं। आपको पेड इंक्वायरी कर करके ये नहीं कह सकते कि हम वैसे ही प्रेशराइज में होकर आपका वीज़ा जल्दी दे देगी। तो ये सारी चीज़ें आपने यही करनी है कि आपने जो करना है वो बायोमेट्रिक डे तक है। अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फिल करनी है आपने, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आपने किसी कंसल्टेंट को हायर कर लेना है, किसी सीनियर बंदे को हायर कर लेना है, और उसमें कोई भी ऐसा फेक डॉक्यूमेंट या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं लगाना, क्योंकि अब ये जो यूके भी है, ये भी वीज़ा इतनी आसानी से नहीं दे रही, क्योंकि पहले अब इनके पास भी बच्चे बहुत आ गए हैं। तो ये कि जो मुल्क आपको वीज़ा दे रहा है, आप उसमें भी अगर इस तरह करेंगे तो ये मुल्क भी आपको वीज़ा रोक देगा, और अगर आपको यहाँ से रिजेक्शन आ गया, बैन आ गया, तो आपको पूरी ज़िंदगी के लिए वो बैन हो सकता है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। मैंने आपको सारा स्टेप बाय स्टेप बताया कि वीज़ा एप्लीकेशन गाइड क्या है ये पाकिस्तान स्टूडेंट्स के लिए। जो चीज़ें मुझे पता थी, जो चीज़ मुझे नहीं पता होंगी, वो अगर आप कोई करेक्शन करना चाहता होगा कमेंट में कर सकता है। तो मैं अपने नॉलेज के हिसाब से जो मुझे बेस्ट पता है उन्हें बता दिया। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। आपसे मुलाकात है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।